निर्भया का केस जिसने पूरे देश को हिला दिया। मैंने सुना है कि इस केस को हैंडल करने के लिए आपको स्पेशल तिहाड़ में डिप्यूट किया गया। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जब बारी आई उनके कपड़े चेंज होने की, तो उस टाइम पर आकर वो बिल्कुल फेंट थे। तो मुझे अच्छे से याद है, फांसी कोठी से तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी पर, तो उनके पैरों ने चलना भी बंद कर दिया था। वो इतना घबरा गए थे। कोई ऐसा क्रिमिनल जिससे दीपक शर्मा को भी डर लगा? नहीं, आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। दीपक जी, एक हॉट टॉपिक है जेल का। लॉरेंस बिश्नोई, सुना है जेल से इंटरव्यू दे देता है, जूम पे बात कर लेता है। जेलों में ऐसा हो रहा है। ये चोकेश चंद्रशेखर वाली क्या कहानी? सुना है देश का बहुत बड़ा ठग है, आपके तिहाड़ में है। और ये भी सुना है कि फिल्म एक्ट्रेस तिहाड़ में मिलने आती थी उससे। जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही के नाम भी आए बाजार में। प्रकाश झा की फिल्म आई थी अपहरण, उसमें जेल के अंदर क्या कुछ होता है दिखाया जाता है कि फोन भी है जेल के अंदर, और जेल में जो अपराधी हैं वो ऑयल मसाज भी करवा रहे हैं, अंदर से बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। अपहरण आई थी पूरी। सच में ऐसा होता है क्या जेलों? और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दिन दहाड़े इतनी सुरक्षित जेल में टिल्लू का मर्डर हो जाता है, पुलिस वाले वहां देख रहे हैं, न्यूज में सारी की सारी कहानी है, 8 लोगों को बाद में सस्पेंड किया गया। गुड़गांव से एक केस आया था, 18 साल का बच्चा था, गलत संगत में पड़ गया। फैमिली ने रोका कि नहीं, आप गलत चीजों से दूर रहो। एक दिन रात को शराब पीकर, बियर पीकर वो घर आता है, तो नशे की हालत में जाता है और कैंची तोड़ता है। कैंची से अपने फादर को स्टैब करता है। फादर की चीख सुन के मदर आती है बचाने के लिए, अपनी मदर को भी स्टैब कर देता है। दूसरे कमरे से सिस्टर आती है, सिस्टर को भी स्टैब कर देता है। पूरी फैमिली को 1 घंटे के अंदर खत्म करके बैठ जाता है। तिहाड़ जेल का वो फौलादी जेलर जिससे नजरें मिलाकर अपराधियों का कलेजा कांप जाता है। तिहाड़ जेल वही जेल है जिसमें निर्भया के दोषी कैद थे। आज भी छोटा राजन और लॉरेंस बिश्नोई जैसे खूंखार अपराधी कैद हैं। जहां अभी टिल्लू के दिन दहाड़े मर्डर ने पूरे देश को हिला दिया, पलक झपकते ही यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। तिहाड़ जेल में जितने खतरनाक अपराधी कैद हैं, उससे ज्यादा पावरफुल ये देश के असली सिंघम हैं। इनका नाम सुनते ही अपराधियों के मन में दहशत सी कौन जाती है। बड़े से बड़ा अपराधी भगवान से यही दुआ मांगता है कि कहीं भी भेज देना, लेकिन तिहाड़ जेल मत भेजना। 3 साल पहले मार्च 2020 को जब निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाया जाना था, इसी दौरान दीपक शर्मा को स्पेशल तौर पर तिहाड़ जेल में बुलाया गया। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार एक साथ 4 लोगों को फांसी दी जा रही थी। एजेंसियां इनपुट दे रही थी कि तिहाड़ जेल में कोई बड़ी साजिश हो सकती है, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसलिए दीपक शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद दीपक शर्मा तिहाड़ जेल में अपनी बाल जैसी नजर से रखवाली कर रहे थे। बात कर रहा हूं आज तिहाड़ जेल के सबसे फौलादी और तेजस्वी जेलर दीपक शर्मा की। दीपक शर्मा दिल्ली के यमुना विहार के रहने वाले हैं। 2009 में पुलिस में भर्ती हुए, कभी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। आज भारत की सबसे खतरनाक जेल तिहाड़ के सबसे फिट जेलर हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सोनू शर्मा जी। आज मुझको बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर। बताइए ये सफर शुरू कैसे हुआ और कैसे पुलिस में कैसे आ गए? शर्मा जी, जो मेरी ज्वाइनिंग है वो 2009 में मैंने दिल्ली तिहाड़ जेल मैंने ज्वाइन किया, और मैंने रामजस से अपनी ग्रेजुएशन की 2007 में। सर्विस क्लास फैमिली थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, इतने एसेट्स नहीं थे, बहुत लिमिटेड चीज़ें थी। फैमिली कल्चर वही था, बड़े ब्रदर टीचर थे, सिस्टर टीचर थी, फादर साहब सर्विस में थे। तो उन्होंने मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ाया। 2 साल मैंने कंटिन्यूस तैयारी की। उस तैयारी के चलते मैंने अपना इस दिल्ली प्रिजन में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ज्वाइन किया 2009 में। इसके अलावा 6 से 7 नौकरियां, जिसमें एयरफोर्स के अलावा अपना यूपीएससी, असिस्टेंट कमांडेंट, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, टीचर की भर्ती, ये सब मैंने एग्जाम्स भी क्रैक किए। लेकिन फाइनली यहाँ पर आकर मैंने इसको ज्वाइन किया। निर्भया का केस जिसने पूरे देश को हिला दिया, मैंने सुना है कि इस केस को हैंडल करने के लिए आपको स्पेशल तिहाड़ में डिप्यूट किया गया। कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, ये 20 मार्च 2020 को निर्भया के आरोपियों को फांसी दी गई। मैं उस टाइम अपने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हमारे तिहाड़ जेल के बॉस संदीप गोयल आईपीएस, जो हमारे डीजी साहब थे, मैं उनको मिठाई खिलाने गया। तो मेरी कद काठी देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुए, और जैसा बाहर से इनपुट था कि इसको ये जो टास्क है इसको बहुत अच्छे से अंजाम देना है, तो कोई भी लूप होल नहीं चाहते थे हमारे सीनियर्स। तो उन्होंने मेरे को देखकर बड़े इम्प्रेस हुए, मेरे को बोला कि
हमें 20 मार्च को ये काम करना है। मुझे याद है मैं 18 मार्च को उनके पास गया 20 था, मार्च को फांसी थी। फांसी थी। तो उन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी, मुझसे पूछा कि अगर ये काम हम आपको दें तो आप कर लेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस केस से कहीं ना कहीं मेरे भी इमोशंस जुड़े थे, सब पूरे देश के इमोशंस जुड़े हुए थे। तो मैंने इमीडिएटली यस किया। तो मेरे को ट्रांसफर ऑर्डर करके 18 मार्च को 72 घंटे के लिए 3 दिन पहले आपको डिप्यूट किया गया। 3 दिन पहले मेरे को तिहाड़ जेल नंबर 3 भेजा। आपका क्या रोल था उस पूरे की पूरी प्रोसीडिंग्स के अंदर? उस प्रोसीडिंग में हमें जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन क्लियर कट थी कि जब तक ये फांसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी ये आपके अंडर रहेंगे, चारों के चारों। ये चारों आपके अंडर रहेंगे, कोई इनसे नहीं मिलेगा, आप इनको किसी से नहीं मिलने देंगे, ये खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, कोई इनको नुकसान ना पहुंचा सके, कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे कि इस प्रक्रिया के अंदर कोई आप पहली बार उन चारों लोगों से मिले तो आपको उनको पहली बार देखकर क्या फील हुआ? उस टाइम तो उन लोगों के मन में एक गिल्ट थी कि हाँ उन्होंने कुछ गलत किया। गिल्ट थी? बिल्कुल उस टाइम गिल्ट थी। और मौत से पहले तो हर किसी को हो ही जाती होगी गिल्ट। हाँ, लेकिन जो अगर मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी था कि उनके वकील साहब उनको बचा लेंगे। उनको बचा लेंगे। काफ़ी डेट्स उनकी एक्सटेंड हुई क्योंकि हमारा जो फांसी के जो प्रोसीजर है बड़ा लंबा प्रोसीजर है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर आप प्रेसिडेंट तक चले जाते हैं, मर्सी पिटीशन हो मर्सी जाती है। पिटीशन, रिव्यू पिटीशन। तो इसको करते करते तकरीबन 8 साल लग गए। तो वो काफ़ी हद तक श्योर थे कि शायद इस बार भी ऐसा कुछ उनका जो वकील है कुछ प्ली ये लेगा, डेट टल जाएगी और आगे। एग्जैक्टली। तो सुबह 4:30 बजे तक भी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं थे। जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन सुबह 4:30 बजे तक भी स्टेटस क्लियर नहीं था। 4:30 बजे हमारे डीएम साहब आए, तब तक भी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या डिसीजन होना है क्या नहीं होना है। ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे शायद उस टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट बैठा था रात को 1 बजे। हाई कोर्ट से उनकी रिजेक्ट होने के बाद वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फिर से कुछ फाइल की, लेकिन शायद वो रिजेक्ट रही। तो हमें सुबह ऑर्डर मिले। और कितने बजे आपको ऑर्डर मिला? कि आपको कब मालूम चला कि ये अब एग्जीक्यूट करना है? ये एग्जीक्यूशन सुबह तकरीबन 4:45 बजे हमारे पास सेट पर मैसेज आया कि इसको आगे आप बढ़ाइए। तो उन लोगों के हमने कपड़े चेंज कराए, कपड़े चेंज करा के हम उनको इमीडिएटली फांसी कुटी लेकर गए और 5:20 पर हमने उस एग्जीक्यूशन को अंजाम दिया। मतलब 4:45 आपके पास मैसेज आया और 5:20 पे आपने एग्जीक्यूट किया? जी। इतनी फास्ट प्रोसीडिंग होती है क्या? प्रोसीडिंग हम पूरी तरह से प्रिपेयर थे, पहले से तैयारी कर रखी थी? सारी तैयारियां, कभी भी मैसेज आ सकता है? जी, सारी तैयारियां पूरी थी। सिर्फ हमें एक ग्रीन सिग्नल का वेट था, वो सिग्नल हमें आया और अकॉर्डिंगली हमने उसको प्रोसीड किया। तो आप चारों को अपने साथ लेकर गए? आप साथ थे उस वक्त जी, जब फांसी दी जाने वाली थी? मैं उनको डीडीयू उनकी पोस्टमार्टम कराने तक उनके साथ था। ओ माय गॉड! यानी आपने उनको बैरक से निकाल के जहां पर हैंग किया जाता है आप साथ लेकर गए? जी। क्या हाव भाव थे उस वक्त उन सब लोगों के जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया था? जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जब बारी आई उनके कपड़े चेंज होने की, तो उस टाइम पर आकर वो बिल्कुल फेंट थे। और मुझे अच्छे से याद है फांसी कोठी से तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी पर, तो उनके पैरों ने चलना भी बंद कर दिया था। वो इतना घबरा गए थे उस सिचुएशन को देखकर। लेकिन जो था प्रोसीजर पूरा हमें फॉलो करना था। कोई बातचीत हुई उन लोगों की आपस में एक दूसरे से या आपसे या किसी पुलिस अधिकारी से उस दौरान? नहीं, उस टाइम वो पूरी तरह से चुप थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी, चारों तरफ देख रहे थे, किसी से ना कुछ कह पा रहे थे ना सुन पा रहे थे। और ये जो फांसी प्रक्रिया का ये जो प्रोसीजर होता है इसमें भी हमें डायरेक्शन होती है कि जो भी हम वहाँ टास्क को अंजाम देंगे वो पूरा एक डीप साइलेंस होता है जिससे कि जो कल्प्रिट है उसको पता ना चले क्या एक्टिविटीज चल रही हैं और उस काम को अंजाम दिया जा सके। तो 5:20 पे आपके हिसाब से उनको हैंग किया गया। तो जी। कितनी देर का प्रोसेस रहता है, क्या होता है, थोड़ा सा आप अगर बता सकें, क्योंकि ये बड़ी उत्सुकता भी रहती है लोगों के अंदर और पूरा देश इस जघन्य अपराध से हिल चुका था। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि किसी एक इंसिडेंट ने पूरे देश को एक पैरों पे खड़ा कर दिया होगा कि किसी भी हालत में इनको फांसी दी जानी चाहिए। जी, ये जो फांसी की प्रक्रिया है ये पूरी तरह से मॉनिटर होती है, जिसमें हमारे डीएम साहब होते हैं, डॉक्टर्स की टीम होती है, हमारे सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं। तो डॉक्टर जब तक उनको डेथ डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक उनको नहीं उतारते। और यूजुअली जितना हमने पढ़ा इस चीज़ के बारे में या हमें जो ट्रेनिंग दी गई
उसमें हमें यही पता चला 2 से 3 मिनट के अंदर। 2 से 3 मिनट आपको उनको हैंग करना पड़ता है जी। और उसके बाद फिर उनकी हाँ। बॉडी को आप नीचे हाँ, उतारते हैं। जब हम हैंग करते हैं तो ये यहाँ पर हमारी एक बोन होती है, वो एकदम से क्रैक होती है। बोन क्रैक होती है जी, और 2 से 3 मिनट में वो शरीर ठंडा पड़ जाता है। जेल में कैसी हलचल होती है उस दौरान, उस आधे घंटे 1 घंटे पहले या उस 20 घंटे या उस 1 दिन पहले कैसी हलचल होती है? बाकी कैदियों में क्या दहशत होती है इसके बारे में? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो रहती होगी, बाकी लोगों को भी सुगबुगाहट रहती होगी कि कल या परसों या कुछ दिनों में इनको फांसी दी जाएगी। तो जो बाकी के कैदी होते हैं जिन्होंने इसी तरह का अपराध किया होता है, क्या एक किसी को लटकाने से बाकियों के मन में भी दहशत होती है कि हमारे साथ भी ऐसा होगा? जी, अगर इस केस की मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया 18 मार्च को हमने वहाँ चार्ज लिया, तो पूरी जेल में ये मैसेज था कि हाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। जब बाहर से हम लोग वहाँ स्पेशल डिप्यूट किए गए तो पूरी जेल को हमने हाई अलर्ट पे डाला। सारी मूवमेंट्स हमने बंद की कि किसी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, कोई इनको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि दूसरे कैदियों के मन में भी कहीं ना कहीं रोष था उनको लेकर। अच्छा, दूसरे कैदियों के मन में भी रोष था उनको लेकर? एग्जैक्टली। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जेल पूरी हाई अलर्ट पे थी, कोई इनसे नहीं मिल सकता, ये किसी से नहीं मिल सकते। और 3 दिन हमने पूरा इस तरीके से रखा और उनकी बॉडी पोस्टमार्टम पे जाने के बाद भी अगले 2 दिन तक भी हमने हाई अलर्ट पे रखी कि इनके जाने के बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए कि जिससे किसी तरह की परेशानी हमें। तो फिर जब उनको हैंग किया गया उसके बाद आप खुद थे वहाँ पोस्टमार्टम की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में? आप खुद लेके गए? नहीं, हमने उनकी बॉडीज़ को तिहाड़ जेल से हमने आउट किया, एम्बुलेंस में हमने डाला। उसके बाद हमारी बातें होती रही, वहाँ पे दूसरी टीम थी काम करने के लिए, क्योंकि बीइंग एन एग्जीक्यूशन ऑफिसर हमारा जाना वहाँ ठीक नहीं था। आपका रोल वहीं तक था? मेरा रोल तिहाड़ जेल तक था। आपने प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट किया? जी। तो सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है दीपक जी कि आपने देश की भावनाओं के लिए ये बहुत, मतलब बात करते भी मुझे इतना अजीब लग रहा है, मतलब बहुत इमोशनल सी फीलिंग आ रही है। आप तो मौकाए कहानी पे मौजूद थे, तो मन में भावनाएं और ये सब तो पता नहीं किस, मतलब वो ज्वार भाटा ही उठता होगा वो सब देखकर। वो पूरे की पूरी कहानी आपकी आंखों के सामने हो रही है और मुझे लगता है उस घटना के बाद भी वो दृश्य तो आपकी आंखों के सामने घूमते होंगे। देखिए, उस केस का एग्जीक्यूशन करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ मैंने जो वर्दी पहनी है उस केस से मेरा नैतिक कर्तव्य भी था, मेरे खुद के इमोशंस भी जुड़े थे, सभी के इमोशंस जुड़े थे और मुझे लगा कि हाँ शायद मैंने कुछ एक अच्छा काम किया है। और उस एग्जीक्यूशन के बाद मैं जब घर वापस लौटा, घर लौटने से पहले की बात है, 5:30 बजे जब हम उनको फांसी दे रहे थे सुबह, तो बाहर मीडिया के थ्रू, एजेंसीज के थ्रू मैसेज ये था कि ये फांसी 5:30 बजे दी जाएगी। तो जैसे ही 5:30 बजे फांसी कोठी से बाहर का डिस्टेंस तकरीबन 200 मीटर है, तो बाहर से लोगों के चिल्लाने की, नारे लगाने की आवाज़ हमें 5:30 बजे अंदर आ रही थी। भारत माता की जय, इस तरह के लोग खुश थे, खुशी की लहर थी, सारा मीडिया वहाँ था, सारी पुलिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे। तो हमें लगा कि हाँ इतने बड़े काम को हमने अंजाम दिया और इसका मैं एक पार्ट रहा, वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन था। उसके बाद मैं घर आया तो मेरे मोहल्ले पड़ोस में मेरे जो भी फ़ोन्स पे, इतने सोशल मीडिया पे मेरे को डीएम्स आए, सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो बड़ा एक सेटिस्फेक्शन सा मेरे को देखने को मिला कि हाँ वाकई में मैंने कुछ एक काम को अंजाम ये दिया। जो जल्लाद होते हैं, जो कहते हैं लीवर खींचते हैं, ये प्रॉपर बैरक में होते हैं, जेल में होते हैं, या पर्टिकुलर उस दिन के लिए कहीं से बुलाए जाते हैं? उस दिन के लिए हम इनको बाहर से बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, और बक्सर से हम इसकी जो फांसी की जो रस्सी है वो बक्सर से मंगाई जाती है, बक्सर जेल से। और फांसी की जो भी डेट आती है उस डेट पर हम इस जल्लाद को बुलाते हैं और ये लीवर खींचने का काम इनका रहता है। उनके मन में कैसा रहता है जो जल्लाद लोग रहते हैं कि एक्चुअली हाथ उनका है आखिरी में? जी, हाथ उनका है। हालांकि मेरा इससे पहले उनसे इंटरेक्शन कभी नहीं रहा और वहाँ भी सिर्फ उतना ही इंटरेक्शन था कि जब हमने उनको कमांड दी कि आप लीवर खींचें, उन्होंने लीवर खींचा, उससे ज़्यादा मेरा उनसे ताल्लुकात नहीं रहा। जिस जेल में आप हैं, और मुझे तो ये भी पता है, मालूम चला मैंने जब रिसर्च करी आपसे बात करने से पहले, कि शोकेश चंद्रशेखर, ये शोकेश चंद्रशेखर वाली क्या कहानी है? सुना है देश का बहुत बड़ा ठग है, आपके तिहाड़ में है, और ये भी सुना है कि फिल्म एक्ट्रेस तिहाड़ में मिलने आती थी उससे। देखिए, जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही के नाम भी आए बाजार में। क्या कहानी है ये शोकेश चंद्रशेखर की? देखिए, सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर एलिगेशंस हैं एज अ कॉन मैन, और अभी
हिंदुस्तान का बहुत बड़ा घोटाला आपने रैनबैक्सी वाला जो था, तकरीबन 220 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे उसके ऊपर। किया क्या है इसने, मतलब 220 करोड़ रुपए हड़प लिए उनसे? हाँ, उनके जो प्रमोटर्स हैं, उनकी जो वाइफ है अदिति, उनसे इनकी बेल को कहकर कुछ इसने 220 करोड़ का स्कैम किया, और जेल में रहते हुए। जी, तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है और ये पूरी तरह से इसके ऊपर तकरीबन 32 मुकदमे दर्ज हैं, वो सारे चीटिंग के हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है, इसी तरीके से ये चीटिंग करता है। कहीं साउथ इंडिया का ये रहने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि फिल्म एक्ट्रेस तिहाड़ में आती थी? जी, शुरू 2016 के आसपास जब ये सुकेश चंद्रशेखर बंद होकर आया, तो उस टाइम पर, हालांकि उस समय मेरे पास इसकी कस्टडी नहीं थी, ये जेल नंबर 1 में था। मेरे पास इसकी कस्टडी अभी 2023 में फरवरी में। अभी आपकी कस्टडी में है? नहीं, अभी मेरी कस्टडी में नहीं है, लेकिन फरवरी तक मेरी कस्टडी में। फरवरी तक आपकी कस्टडी में था? जी। तो र्यूमर आपने सुने हैं, इसमें सच्चाई है या ये झूठ है? हाँ, क्योंकि जो सीबीआई इसकी जांच कर रही है, वो एक्ट्रेसेस को लेकर उन्होंने मौका मुआयना भी किया, मैप्स भी बनाए, कुछ शायद उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग भी निकाल के 2 नाम निकल के आ रहे हैं, जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही। जी। ये कस्टडी पैरोल पर जब बाहर जाता था, तो उस दौरान जो हमने सुना कि उन लोगों से इनकी मुलाकात होती। अच्छा, जब पैरोल पे बाहर जाता जी, तो ये उन लोगों से मुलाकात करता था? जी। तो उनसे भी कुछ ठगी करी, उनसे भी कुछ पैसे ऐंठे, या वो इन्वॉल्व थे? वो विक्टिम थे या वो साथ में इन्वॉल्व थे इस पूरे के पूरे? नहीं, वो लोग कहीं ना कहीं इसमें विक्टिम है। विक्टिम है, ओके। इसने उनसे भी धोखा किया? जी। उन लोगों को अच्छे, जो हमने अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में सुना, देखा, पढ़ा, उनको महंगे गिफ्ट देना, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इसने। तो इस तरह की चीजें तो महंगे महंगे गिफ्ट देता था उनको? जी। जैसे कि अभी न्यूज के थ्रू हमें पता चला कि बिल्लियां, 50 लाख की बिल्लियां। 50 लाख रुपए की बिल्ली? जी। जो कैट होती है? जी जी, एग्जैक्टली। अच्छा, एक ऐसी कौन सी बिल्ली होती है दीपक जी जो 50 लाख रुपए की आती है? सर, इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। और अभी बिल्लियां देना, घोड़े देना, इनके टूर्स ऑर्गेनाइज करना, अच्छा, इस तरह के गिफ्ट जो। और उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किए ये गिफ्ट? जी, एक्सेप्ट भी किए। तो जब कोई आदमी इस तरह के गिफ्ट एक्सेप्ट करता है, तो आपको क्या लगता है कि वो, क्या उसके पीछे रीजन रहता होगा गिफ्ट एक्सेप्ट करने के पीछे? देखिए, जो इनकी इंटरनल स्टोरी है उसके बारे में ज़्यादा फैक्ट्स मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता था, उनसे नज़दीकियां बनाना चाहता था। तो इस तरह की। अभी तिहाड़ में ही है? अभी ये तिहाड़ में। अभी करीब करीब कुछ ही दिन पहले, करीब 20-25 दिन पहले, आप ही की तिहाड़ के अंदर दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, ठीक? पुलिस वाले देख रहे हैं, पुलिस के सामने 8 लोग सस्पेंड भी हुए, जो हमारे पास जानकारी है। आप कहाँ थे उस वक्त? और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दिन दहाड़े इतनी सुरक्षित जेल में टिल्लू का मर्डर हो जाता है? पुलिस वाले वहाँ देख रहे हैं, न्यूज़ में सारी की सारी कहानी है, 8 लोगों को बाद में सस्पेंड किया गया। आप कहाँ थे और आपको कुछ कहना है इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है, ये 2 तारीख की घटना है। 2 मई। और 26 अप्रैल को मेरा उस जेल से, जेल नंबर 8 की ये घटना है। 26 अप्रैल को मेरा उस जेल से ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, आप नहीं थे उस वक्त वहाँ? जी, मैं उस टाइम जेल नंबर 3 में था। अभी भी मैं जेल नंबर 3 में हूँ। और ये घटना कौन सी जेल में? ये घटना जेल नंबर 8 की है, तिहाड़ प्रिजन की, और ये हाई सिक्योरिटी वार्ड की घटना है। सुबह 6 बजे ये लोग पूरी प्लानिंग में थे, क्योंकि इससे पहले आपने रोहिणी शूटआउट सुना होगा, देखा होगा जी। रोहिणी शूटआउट में ये जितेंद्र गोगी गैंग को का जो सरगना, जो मेन चीफ था जितेंद्र गोगी, उसको इन लोगों ने कोर्ट रूम में मारा था, जिसमें टिल्लू के शूटर्स थे। इनकी आपस की राइवलरी है, दोनों गैंग्स हैं। तो तब से ये लोग बदला लेने की फिराक में थे, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे। टिल्लू की बाहर की तारीखें नहीं लग रही थी, तो इन्होंने इस एक पूरी प्लानिंग करके अंदर ही मारा जाए। जी। तो पुलिस प्रशासन क्या करता है दीपक जी ऐसे में? देखिए, सवाल तो खड़े होते ही हैं। सवाल, हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। पुलिस प्रशासन की एक लिमिटेशंस है। जेल के अंदर जो जेल की सर्विसेज है, उसके बाद हमने अपनी एसओपीज को भी काफ़ी चेंज किया। हमारे डीजी साहब संजय बेनीवाल साहब ने हमें कुछ नई चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस कराया। उससे हमारे पास कोई भी लीगल वेपन जेल के अंदर अलाउड नहीं होता। ये वेपन कहाँ से लेकर आए? ये हैंडमेड वेपन्स हैं। आपकी गटर के ढक्कन,
खिड़कियों की जालियां, इनको तोड़ के इम्प्रोवाइज करके वेपन्स बनाते हैं। फैब्रिकेट करते हैं उसको। जी, पूरी तरह से हैंडमेड वेपन्स हैं। अच्छा, बाहर से कुछ अंदर नहीं आया, अंदर की चीज़ों को ही इन्होंने जी अपने हिसाब से चेंज किया सो दैट वारदात को अंजाम दिया जा सके। जी। तो ये सुबह सुबह की घटना है, तकरीबन 6 बजे की। उस टाइम पे स्टाफ चेंज होता है, रात की ड्यूटी वाला। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग करके देखा कहाँ लैक्सिटी हो सकती है और इस वारदात को अंजाम दी। मतलब ऐसा कहा जाए कि पुलिस वालों से ज़्यादा मुस्तैद ये थे। देखिए, हाँ, अब इनका टारगेट था उसको किल करना, ये कोशिश में थे पिछले काफी समय से। तो मुझे, जहां तक मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, इन्होंने, कितने लोगों ने मिलके एक व्यक्ति का मर्डर किया? इस केस में 4 जो आरोपी हैं वो उस स्टैबिंग के अंदर हैं। इसके अलावा 2 आरोपी और हैं। टोटल 6 लोगों पे अभी मुकदमा, तिहाड़ में ही है वो सब भी, अभी भी। जी, टोटल 6 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है ये। एक लाइटर नोट पे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रकाश झा की फिल्म आई थी अपहरण, अगर आपने देखी हो। जी जी। उसमें जेल के अंदर क्या कुछ होता है दिखाया जाता है कि फोन भी है जेल के अंदर, और जेल में जो अपराधी हैं वो ऑयल मसाज भी करवा रहे हैं, अंदर से बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। अपहरण आई थी पूरी, वो बिहार पुलिस और ये सब वहाँ पर उसमें दिखाया गया था। सच में ऐसा होता है क्या जेलों में, देखिए, या सिर्फ फिक्शन है? ये जो मूवी है, मेरे को भी कुछ याद आ रहा है, कुछ सीन्स उसके, वो शायद अजय देवगन, इसमें अजय देवगन जेल में आते हैं तो सब पुलिस वाले भी उनके नमस्कार कर रहे हैं कि बाहुबली टाइप की एंट्री हो रही है, अजीम और शान शहनशाह जैसा गाना बज रहा है पीछे एक तरीके से। नहीं, देखिए, वो पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है। वो सिर्फ एक रियल लाइफ है। जो रियल लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। जो तिहाड़ जेल की मैं बात करूंगा, तिहाड़ जेल के अंदर हर जगह पर कैमराज इंस्टॉल हैं। इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई किसी के लिए प्रोटोकॉल्स नहीं है। सत्येंद्र जैन, चौटाला, इस तरह के इनमेट्स भी हमारे पास बंद हैं, जिन इनमेट्स को पूरे हिंदुस्तान की जेलों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे छोटा राजन। तो सत्येंद्र जैन का भी वीडियो वायरल हुआ था कि वो मालिश वालिश करा रहे हैं, पैरों में कोई मसाज हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, मुद्दा बना लिया था। जी, वो सिर्फ एक ट्रोलिंग थी, ट्रोलिंग से ज़्यादा कुछ नहीं था। सत्येंद्र जैन का वो जो वीडियो वायरल हुआ, उसको फिजियोथेरेपी की कुछ परेशानियां थी, डॉक्टर से वो रिकमेंडेड थी, तो वो अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये वीडियो कैसे लीक हो जाते हैं? जी, इस पर जांच चल रही है। जैसे अभी टिल्लू का भी विषय लीक हुआ, इससे पहले मेरा भी एक सुकेश चंद्रशेखर वाला वीडियो लीक हुआ। आपका भी वीडियो लीक हुआ? जी, जिसमें मैंने उसकी सेल में छापा मारा। तकरीबन 1.5 लाख की सैंडल्स और उसकी बैरक में 80,000 की जींस मैंने बरामद की थी। ये जनवरी की घटना है, दिसंबर की घटना है, दिसंबर 2022, जिसमें आपने देखा होगा मीडिया रिपोर्ट्स में कि सुकेश महाठक जेल में फूट फूट कर रोया। अच्छा जी। 80,000 रुपए की सैंडल, 80,000 की जींस, 80,000 रुपए की जीन्स, जी, और 1.5 लाख की सैंडल्स। तो आई तो बाहर से होंगी। जी, देखिए, हाँ, इस तरह का क्लासिफिकेशन हम कभी किसी इनमेट पे नहीं कर सकते। जो स्लीपर्स हैं, अब वो उसके पॉकेट अगर अलाउ कर रही है कि वो 1.5 लाख की पहन सकता है तो वो पहन सकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, जींस है, जींस प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स है, तो वो हमने सीज किया। अच्छा, पॉकेट अलाउ करती है तो जेल के अंदर पहन सकता है? एग्जैक्टली, अगर उसके फैमिली वाले दे रहे हैं, अगर उसका स्टेटस है, उसमें अच्छा, हम कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। सकते। अगर मेरे को दिख रहा है कि मेरे सिक्योरिटी पॉइंट से वो स्पॉन्जी नहीं है, उसके अंदर कोई चीज़ आप हाइड नहीं कर सकते, तो हमें वो अलाउ करनी होगी। दीपक जी, जेल की कोई ऐसी आप बात बता सकते हैं जो पब्लिक फोरम में नहीं होती और लोगों को पता ही नहीं है कि जेल में ये भी होता है? नहीं, देखिए, तिहाड़ जेल अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रिहेबिलिटेशन के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसा जो जेल की छवि, जैसे अभी टिल्लू ताजपुरिया केस के अंदर हमने देखा, काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई, नेगेटिव बातें जेल को लेकर हुई, लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत है। तिहाड़ जेल में तकरीबन 10,000 इनमेट्स की कैपेसिटी है, जिसमें ओवर क्राउडिंग के चलते तकरीबन 19,900 इनमेट्स हमारे पास हैं। अभी हाल ही में किसी ने RTI डाली तो ये फैक्ट्स निकल कर आए। करीब करीब 20,000 कैदी बंद हैं। जी, तिहाड़ जेल के 3 प्रिजन कॉम्प्लेक्स हैं, एक तिहाड़ जेल, मंडोली जेल, एक रोहिणी जेल। तो इस तरह की घटना के अलावा भी बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, वो मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं दिखाए जाते। जो हम इनकी एक्टिविटीज़ चलाते हैं, तकरीबन 25 से 30 एक्टिविटी हम इनकी स्किल डेवलपमेंट की चलाते हैं। अच्छा,
वो चीज़ें कभी सामने नहीं आती। मतलब ये एक बहुत बड़ा अच्छा पहलू भी है जो जी। पब्लिक फोरम में नहीं आता कि आप लोग इस लेवल के ऊपर उनको बेटर बनाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। जी, हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी स्पोर्ट्स का पूरा ध्यान रखते हैं, रिक्रिएशंस का हम पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसा करते करते दीपक जी क्या अच्छे रिलेशनशिप भी डेवलप होते हैं आप लोगों के बीच में और ऐसे लोगों के बीच में जो इतना अपराध करके वहां पर आए हैं? एक अच्छा संबंध, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है क्या? देखिए, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उन लोगों से हम डिस्टेंस ज़रूर बनाकर चलते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर ऑफेंडर है, बिट ऑफ एग्रेशन में या सर्कमस्टांशियल किसी से अपराध हो गया, तो उसे सुधरने का नेचुरली वो अपराधी नहीं है। जी, उसे सुधरने का पूरा मौका दिया जाता है और हमारे से वो अच्छे से रहता है, हम भी अच्छे से उसको रखते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और इस तरीके से। दीपक जी एक हॉट टॉपिक है जेल का, लॉरेंस बिश्नोई। सुना है जेल से इंटरव्यू दे देता है, जूम पे बात कर लेता है, जेलों में ऐसा हो रहा है? जी, अभी पिछले 1-2 महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई के 2 इंटरव्यू लीक हुए, जो जिसमें सलमान खान को उसने थ्रेट दी। तो ये इंटरव्यूज़ हमने भी इसकी जांच की। सबसे पहले इंटरव्यूज़ आने के बाद हमने देखा कि हमारे पास भी जब इसकी लॉजिंग रहती है तो कहाँ रहती है, क्या एटमॉस्फेयर था, क्या सराउंडिंग्स थी, सेल क्या थी, बैरिक कौन सी थी। तो वो सारा देखने के बाद हमारी अपनी इंक्वायरी के बाद हमें जो समझ में फैक्ट फाइंडिंग्स में आया, वो पंजाब जेल के इंटरव्यू थे। अच्छा जी, वो उन इंटरव्यूज़ का तिहाड़ जेल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पंजाब में ये सब हुआ, जी इसका मतलब जेल में ऐसा भी हो सकता है? जी, वो पंजाब में सब जेल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जेल्स हैं, तो शायद कहीं उसने मैनेज किया होगा। छोटी सी उम्र का लड़का पूरे महकमे को नचा के रखा है। जी, ये कॉलेज पॉलिटिक्स के बाद तकरीबन 20 साल की एज से ये क्राइम करता आ रहा है और तकरीबन 9 साल की इसकी कस्टडी हो चुकी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जिस एज में एक करियर डेवलपमेंट होता है, एक आदमी को आगे ठहराव आता है कि हाँ मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, उस एज में इसने क्राइम में अपना कदम रखा और शायद इसने अब क्राइम को अपना आगे क्राइम ही करियर बना लिया। एग्जैक्टली क्योंकि आप देखेंगे जो भी है, कहीं अगर आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करनी है, तो 20 से 25 साल की एज का वो टाइम होता है जिसमें आप स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी कभी लौट आए, वापस एक अच्छी जिंदगी बिताएं? नहीं, क्या इनकी वो स्टेज जा चुकी है? पर्सनली मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इनकी आपस में राइवलरीज बहुत हैं। अगर इस चीज़ से बाहर आना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोग आ पाएंगे। तो इतनी ज़्यादा दलदल में जा चुके हैं कि वापस आना मुश्किल लगता है। एग्जैक्टली और पूरी तरह से मेंटली जहाँ तक है, हर टाइम इनको क्राइम देखना, क्राइम करना, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे? सिद्धू मूसेवाला में गोल्डी बराड़ जो बाहर से ऑपरेट कर रहा था और यहाँ से लोकल जो गैंगस्टर था, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई इसमें इन्वॉल्व थे? जी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है? एग्जैक्टली, चार्जशीट में भी है, प्रूफ्स में भी है, जो शूटर्स हैं ये फिर मर्डर करने के बाद एक्सेप्ट भी कर लेते हैं? इतना दिल है इनके अंदर? ये यहाँ तो 99% अपराधी तो जिंदगी भर कहता रहता है मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं खुले में आके? देखिए, जो क्राइम की, ऑर्गेनाइज क्राइम की जो दुकान है, ये डर का धंधा है, डर से चलती है। अच्छा, और डर पैदा करने के लिए इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं और बाद में फिर ये सलमान खान को थ्रेट कर देते हैं। जी हाँ, ये जहाँ तक मुझे लगता है ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है इन लोगों का। लेकिन सलमान खान को सिक्योरिटी दी गई? जी, एग्जैक्टली दी गई। इसके जो शूटर हैं, संपत नेहरा और 1-2 शूटर्स और हैं, उन्होंने 1-1.5 महीने रेकी भी की। सलमान खान की इस तरह की एक्टिविटीज़ ये मार्केट में रहने के लिए ज़रूर करते हैं कि लोग इनका नाम सुने, डरें, जिसको ये कैश कर सके और इनका डर का धंधा चलता रहे। उस धंधे से हासिल क्या करना चाहते हैं? ये तो पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअली इन पर डिपेंड करता है कि इनका आगे लाइफ में क्या गोल है। ये अपना नाम कमाना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन अंत तो दीपक जी खराब ही है। हाँ, एग्जैक्टली। अभी जैसे आपने देखा होगा, जितेंद्र गोगी का कोर्ट में मर्डर हुआ, टिल्लू का जेल में मर्डर हुआ, तो आपस में राइवल्स हैं, इसी तरह से लड़ते रहते हैं, नाम की लड़ाई करते हैं और एंड आपका देख ही रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ट्रेन के सामने भागने वाली कहानी की कब तक भाग सकते हैं, आखिरी में ट्रेन ले ही जाएगी। जी जी, एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी बातें बोलूं या इंटरेस्टिंग बातें बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जानकारी आपसे मिली और मुझे लगता है जो ऑडियंस हमारे आज देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं हमारे चैनल पे, उनको बहुत कुछ इस दुनिया के बारे में भी
मालूम चल रहा होगा, जो दुनिया अलग तरह, इस दुनिया में अलग तरह की दुनिया है, जेल की दुनिया। अभी दीपक जी, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर खेलना चाहता हूँ। हमारे पॉडकास्ट का बड़ा यूएसपी है, और मैं आपसे कुछ तुरंत तुरंत कुछ सवाल पूछूंगा, और तुरंत तुरंत चाहूंगा कि आप उसके जवाब दें। कोशिश करूंगा आपको थोड़ा फंसाने की। हालांकि आपको फंसाना है बड़ा मुश्किल, आपसे तो दुनिया कांपती है, मैं भी तो कांपते कांपते बात कर रहा हूँ आपसे। तो आपका मन करे तो सवाल का जवाब दीजिए, नहीं मन करे तो आप स्किप कर सकते हैं। तो आप तैयार हैं हमारे रैपिड फायर के लिए? जी। तो दीपक जी, पहला एक सवाल, कोई ऐसा क्रिमिनल जिससे दीपक शर्मा को भी डर लगा? नहीं, आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने दीपक शर्मा की नाक में दम कर दिया कि मुझे बाहर आने दो, फिर बताऊंगा? नहीं, ऐसा मेरे को सबसे पहली थ्रेट 2010 में नीरज भवाना ने दी थी आजा जेल के अंदर, कि सर आप यहाँ से आते हो, आपका गाड़ी नंबर ये है, आप कई बार अकेले ट्रैवल करते हो। तो मैंने कहा यार, मैं तो जो करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन तू तो मेरे सामने खड़ा है, मैं इसको अभी निपटा दूंगा। क्या बात है। सवाल नंबर 2, पुनर्जन्म हुआ अगर दीपक जी, शर्मा जी हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं, तो क्या दोबारा से तिहाड़ में जाना चाहेंगे एज अ जेलर और एज अ जो अभी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी? जी बिल्कुल, मैं जाना चाहूँगा। तिहाड़ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, काम करने के बहुत स्कोप्स हैं, आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, खुद की ग्रूमिंग आप इसमें बहुत अच्छी कर सकते हैं, एक्चुअल रियलिटी आपके सामने आती है। तो ऐसा मुझे दोबारा मौका मिला, दोबारा जीवन मिला तो दोबारा से ये जिंदगी जीना चाहेंगे? जी। मेरा सवाल एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। एक फिल्म आई थी आज से कुछ समय पहले, खलनायक, आपने देखी होगी। उसमें जेल की ही कुछ कहानी है। उसमें जैकी श्रॉफ संजय दत्त को खूब पीटता है, और क्योंकि संजय दत्त कैदी है, जैकी श्रॉफ एक जेलर है, खूब मारता है उसको, दबा के खूब पिटाई होती है, और बाद में उसी की बैरक में दूध लेके जाता है उस कैदी को पिलाने। अभी दीपक शर्मा जी ने ऐसा किया है? हाँ देखिए, सिचुएशंस कई बार ऐसी होती हैं कि हमें उसको कंट्रोल करने के लिए मिनिमम फोर्स यूज़ करनी होती है, और वो हमें करनी भी है कि वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए, किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। और बाद में एज अ गार्जियन, क्योंकि वी आर द कस्टोडियंस, तो उनका ट्रीटमेंट भी हमें करना होता है। तो ये तो रूटीन मैटर्स हैं। ऐसे टाइम कोई ऐसा केस कभी आपने जिसको खूब पीटा हो, बाद में लगा हो यार तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया, फिर आप दूध का गिलास, जूस का गिलास लेके गए हो, सर पे हाथ रखा हो कि कोई बात नहीं? हाँ देखिए, जिस टाइम पर इस तरह की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस टाइम हमें मिनिमम फोर्स यूज़ करनी होती है, और वो हम उस तब तक करते हैं जब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं आती, और उसके बाद में उनको पुचकारना, सहलाना, वो काम भी हमारा एज ए गार्जियन रहता है। तो ये चीज़ें रूटीन में, रूटीन प्रोसेस है। रूटीन प्रोसेस। किसी चीज़ का अफसोस है दीपक जी कि गलत हो गया, हाथ से नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जेल में जो भी आता है वो एफआईआर दर्ज होने के बाद आता है। तो मुझे प्राइमा फेसिया तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, और ज़्यादा डीपली हम कभी इन चीज़ों में जाते भी नहीं। ये भी सुना है कि कैदियों को सब मिलता है जेल में, बस कैदियों के घर वालों के पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, ऐसा सुना है हमने, सच है क्या? नहीं, जो तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, तो जो कोर्ट हमें डायरेक्शन देती है, वी आर ओनली द कस्टोडियंस। जुडिशियल कस्टडी में वो लोग होते हैं, उनको जो भी परमिशंस करानी है वो अपने कंसर्न मजिस्ट्रेट से कराते हैं, और उनकी डायरेक्शंस को हमें फॉलो करना होता है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ की बात करें तो जेल में रहने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कैंटीन से वो महीने के अंदर 6 से 7 हज़ार की उसकी एक लिमिट होती है, कार्ड होता है, उसमें वो अपना दूध, दही, साबुन, तेल, ये सब चीज़ें वो परचेज कर सकता है। जो मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, कोलगेट है, घी है, ये सब चीज़ें वो ले सकता है। दीपक जी, आपके हिसाब से जेल सुधारती है या और बिगाड़ देती है? देखिए, जेल दोनों काम करती है। जो सुधरना चाहते हैं उनके लिए बहुत रिफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ हम लोग चलाते हैं, उनको वेजेस भी हम देते हैं। जेल में ऐसे इनमेट्स भी हैं कि जो खुद आकर बंद हो गए, बाहर देखने वाला परिवार को कोई नहीं है, तो ऐसे कन्विक्ट्स हैं जो जेल से कमाते हैं और बाहर पैसा देते हैं। अकाउंट्स उनके गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे हम लोगों ने खोले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, वो लोग इसको अपने तरीके से भी देखते हैं, जेल आते हैं, बाकी लोगों से नेक्सस जोड़ते हैं। जैसे अभी हमने देखा, कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। एग्जैक्टली, कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। लॉरेंस बिश्नोई ने पूरा ये सिंडिकेट तैयार किया, जिसमें दिल्ली से लेके यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये पूरा एक सिंडिकेट बना। दिल्ली से हाशिम बाबा, हरियाणा से काला जठेड़ी, पंजाब से ये खुद। ये नाम कैसे कैसे होते हैं, ये हाशिम बाबा, काला जटेड़ी, और ये मतलब ये नाम घर से इनके आते हैं या ये मशहूर होने के लिए ऐसा करते हैं? ये सिर्फ मशहूर होने के लिए करते हैं। ये जठेड़ी जैसे छोटा राजन जी, ये तो कुछ नहीं है। मैं तो बहुत ऐसे नाम देखता हूँ, कोई अपने नाम के साथ एलियास पिस्तौलिया लगा लेता है,
अच्छा, कैसे? हाँ, जैसे? जैसे अभी मैं कल एक की रिलीज कर रहा था, उसका नाम था महेश एलियस पिस्तौलिया। पिस्तौलिया। अच्छा। हाँ, तो ये ऐसा यूनिक सा नाम रखते हैं कि वो माइंड में कहीं ना कहीं हिट हो। अब ये नीरज है, नीरज अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम जोड़ता है, नीरज बवाना। बवाना। कृष्ण दिचाऊ। तो ये नाम जोड़ने के पीछे पर्पस क्या है? इनका गांव मशहूर थोड़ी हो रहा है, बदनाम हो रहा है फिर तो। हाँ, ये इनकी सोच है, इनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। नीरज जी, कोई ऐसा क्रिमिनल जिसको देख के आपके मन में घिन आई हो और मन किया हो कि मौका मिले इसको तो शूट कर दो? इस तरह के इंसिडेंट्स टाइम टू टाइम मिलते हैं। जैसे मेरे पास अभी गुड़गांवा से एक केस आया था। 18 साल का बच्चा था, गलत संगत में पड़ गया। फैमिली ने रोका कि नहीं, आप गलत चीज़ों से दूर रहो। अपने दोस्तों के साथ नशे के लिए एक फ्लैट पे उसने जाना शुरू कर दिया, वहाँ रहना शुरू कर दिया, कुल 18 साल की एज में, जहाँ उसको 12th क्लास में या कॉलेज में होना था। तो एक दिन रात को शराब पीकर, बियर पीकर वो घर आता है। उसके फादर साहब उसको डांटते हैं, इकलौता लड़का है वो। तो नशे की हालत में जाता है और कैंची तोड़ता है। उस कैंची से अपने फादर को स्टैब करता है, रात को तकरीबन 12 बजे। 18 साल का? 18 साल का लड़का अपने फादर को स्टैब करता है। उसकी फादर की चीख सुन के मदर आती है बचाने के लिए, अपने हस्बैंड के ऊपर लेट जाती है कि इसको स्टैबिंग ना करे। तो अपनी मदर को भी स्टैब कर देता है। घर में चीखने का माहौल होता है। दूसरे कमरे से सिस्टर आती है कि क्या हो रहा है, सिस्टर को भी स्टैब कर देता है। पूरी फैमिली को 1 घंटे के अंदर ख़त्म करके बैठ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको देख के बड़ा एक लो फील होता है। समझ नहीं आता कि किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदार है। उसकी फैमिली जिम्मेदार थी, हमारी सोसाइटी जिम्मेदार थी, या हम लोग जिम्मेदार थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मन थोड़ा सा कई बार दुखी होता है। लगता है कि नहीं, 18 साल की छोटी सी उम्र, जी, अभी जेल में है। हाँ, अभी वो जेल में है। तकरीबन 4 साल का इनकारनेशन उसका हो चुका है। कितने साल की जेल है? ये मर्डर ट्रायल है, 302 का मुकदमा है। चंद्रकांत झा का आपने केस देखा होगा। वो भी ऐसे ही बिठाता था लोगों को, अपने दोस्तों को बुलाता था, शराब, वो साइको किलर था। उनको शराब पिलाता था साथ में बिठा के। दोस्तों को शराब में नशे की गोलियां मिला देना, या जो भी वो तरीका अपनाता होगा। अच्छा। फिर जब जो उनके साथी पूरी तरह से वो हो जाते थे, नशे में होते थे, फिर उनको बिठा के हाथ पैर बांध के किसी का हाथ काटना, किसी का गर्दन काटना, किसी का पैर काटना। तो हाथ आज़ादपुर में फेंक कर आना, पैर जनकपुरी में फेंक कर आना, फिर खुद से पुलिस को कॉल करना कि पकड़ सको तो पकड़ लो। इतनी डेयरिंग? हाँ, इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। 7 से 8 मर्डर किए उसने। 3 केसेस में उसको नेचुरल डेथ के ऑर्डर्स हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। देवू जी, क्या बेगुनाह लोग भी जेल में होते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा भी पढ़ा है जब मैं रिसर्च कर रहा था कि 20 साल के ट्रायल के बाद जज ने कहा बेगुनाह है। बेगुनाह, देखिए, कोई भी इनमेट अगर जेल में आता है तो वो एज अ अंडर ट्रायल का टैग लेकर आता है, जिसको हम हवालाती बोलते हैं। अंडर ट्रायल और कन्विक्ट दोनों में बहुत अंतर है। तो इस तरह के केसेस पहले ज़रूर होते थे, लेकिन अब जुडिशरी में बहुत रिफॉर्मेशन है। 436 का हम बेनिफिट देते हैं। कुछ केसेस हैं, सपोज दैट अगर मैं बात करूं 479-80 की, चोरी के मुकदमे की, जिसमें 3 साल का कन्विक्शन है और उसके ट्रायल को चलते हुए 1.5 साल हो चुका है, तो वो बेल का पूरी तरह से एंटाइटल हो जाता है। अगर उसका कन्विक्शन डिक्लेयर नहीं हो रहा तो 1.5 साल बाद उसको बेल मिल जाती है। तो इस तरह से अभी ये बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने देने शुरू किए हैं, जुडिशरी ने देने शुरू किए हैं। तो 20 साल का पीरियड तो नहीं है, लेकिन हाँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल का इस तरह का पीरियड्स देखने को मिलता है कि बाद में वो बेल ले जाते हैं या डिस्चार्ज हो जाते हैं। और जो 3 साल जेल में रहा, जो जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसको कैसे देखते हैं फिर? जिंदगी के 3 साल चले गए। जी, एग्जैक्टली। हाँ, इस चीज़ पर भी अभी इस पर भी अभी रिफॉर्मेशन चल रहा है। जो कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है, इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की तैयारी में है। क्या दीपक शर्मा जी को किसी ने रिश्वत ऑफर की है? रिश्वत तो आप ये देखिए, ये जो सामने आपके इनमेट है, ये कोशिश करते हैं कि इनका उल्लू किसी भी तरह सीधा हो। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको देख के डर जाते होंगे। हाँ, आपकी छवि मैटर करती है। तकरीबन 12-13 साल की मेरी सर्विस हो चुकी,
तो सबको पता होता है कि कौन अधिकारी किस तरीके का है। तो मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करते। यूजुअली मैं राउंड पे निकलता हूँ तो सब अपने बैरिक्स में होते हैं, जनरली मेरे को फेस भी नहीं करते। इतने खतरनाक नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं, खुद को पॉजिटिव कैसे रखते हैं दीपक? देखिए, इसके अलावा जो जो मेरी वर्क लाइफ है वो अलग है, पर्सनल लाइफ मेरी अलग है। मैं जिमिंग करने का बहुत शौकीन हूँ। तकरीबन 10 आप साल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी थे? मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। अभी भी हूँ? जी, मैं हर साल नेशनल गेम्स में, और पिछले 5 सालों से मैं चैंपियन हूँ नेशनल। और 2014 से मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की करियर की जो स्टार्टिंग की, 17 से 18 मेडल लिए। फिर अभी जैसे ये निर्भया वाला केस हुआ, लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ, थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ, बॉलीवुड से ऑफर आने शुरू हुए। अच्छा, कोई लेटेस्ट ऑफर आया हो या कोई बॉलीवुड से ऐसा किस तरह का ऑफर आया? मैं अभी डिस्कवरी चैनल पर अक्षय कुमार और विद्युत जामवाल के साथ रियलिटी शो करके आया, जिसमें अक्षय कुमार, विद्युत जामवाल जी 25 दिन मैं इन लोगों के साथ रहा। ये कॉम्बैट शो था, अच्छा। बड़ा पॉजिटिव शो था। इसके अलावा तो मैंने उन दोनों में असली सिंघम तो आप ही है ना, वो तो नकली हैं? वो तो रियल लाइफ वाले हैं। जी रियल लाइफ के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगा कि इंस्पिरेशन है, कोई शक नहीं है। हाँ, उनको देखकर हमें लगता है कि हाँ, इन चीजों को हम रिलेटेबल करके सोसाइटी में लेकिन आपको देखकर उनको लगता होगा कि असली लोग तो यही हैं। हाँ, वहां पर सेट्स पर यही होता था, मैं उन्हें सर करके बात करता था, वो आपको सर करके बात करते होंगे। जी जी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डिस्कवरी पर ये गया शो अभी है? अभी भी है ये। तो हम लिंक डाल देंगे और सब लोग जरूर देखिएगा। 2022 में था। इंडिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया 4 रीजन्स में ये चला, और एशिया के नंबर 1 शो का इसको टाइटल मिला। इसके अलावा मैंने साहिल खान के साथ, उन्होंने डेब्यू किया दोबारा, तो पहला गाना मैंने उनके साथ किया। अच्छा। गलती, वो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग रहा। एक अभी देशभक्ति का सॉन्ग मैंने 26 जनवरी को इंडिया न्यूज़ के साथ मैंने रिलीज किया। तो ये सब करते हैं सो दैट थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहे, और जो वहाँ की नेगेटिविटी है वहाँ से जी थोड़ा सा हाँ, एक बैलेंस बना रहता है। हाँ, ऑफिस से निकलते हैं, बाहर की चीजें, सर्कल है, बहुत अच्छे दोस्त जुड़े हुए हैं अपने साथ। दीपक जी, कोई फनी इंसिडेंस त्योहार का हो तो बताइए। ये तो बहुत सीरियस बातें तो बहुत सारी होगी। कोई फनी इंसिडेंट जिसको सुनकर पेट में दर्द हो जाए और हंस हंस के कि यार ये ऐसा भी होता है जेल में? फनी इंसिडेंट्स है, देखिए मेरे को नहीं लगता कि मैं थोड़ा गंभीर रहता हूँ अपने ऑफिस में, तो छोटे मोटे तो इस तरह के चलते रहते हैं बाकी, लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ सच इंसिडेंट नहीं आता। हाँ, इतना ज़रूर है, जेल में हम कभी भी कोई तलाशी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसा आपने बताया कि लास्ट तक वो जो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है या जो अपनी डर की दुकान नहीं चला रहे, वो उनसे आप पूछते रहो। जेल के अंदर आपकी ड्यूटी सबसे बड़ी ये होती है सच निकालना। अच्छा। तो उस सच निकालने में कई बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि हमें ढूंढना पड़ता है कि हाँ, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम इस तरीके से शुरू करते हैं चीज़ों को कि हाँ, ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं और फाइंडिंग्स निकालते हैं। बहुत बहुत बढ़िया दीपक जी, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो पॉडकास्ट सीरीज़ है, ऑल्दो हम लोग बहुत कम पॉडकास्ट कर पाते हैं, समय इजाज़त नहीं देता, और कोई ऐसा व्यक्ति जब तक सामने नहीं आता पॉडकास्ट करने का मन भी नहीं करता। तो उम्मीद करता हूं आज का ये पॉडकास्ट एक नई दुनिया के बारे में आपकी थोड़ी सी जानकारी और दुरुस्त करेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दीपक शर्मा जी जैसे और बहुत सारे लोगों का, जो हमारी भारत की अलग अलग जेलों में अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट दिन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं ना, अपने लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को लगा रहे हैं सो दैट बाहर के लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो सके। ये आसान नहीं होता दोस्त, ये बहुत मुश्किल काम है। जितनी सहजता से दीपक बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ज़िंदगी और दुनिया इतनी सहज होती नहीं है अंदर की। बावजूद इसके इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा रखी है ताकि मैं और आप सुकून से बाहर घूम सकें, चैन की सांस ले सकें। तो मेरा सैल्यूट इस चैनल पे सभी के सभी पुलिस अधिकारियों को, जेल के लोगों को, जिनकी वजह से हम सब लोग आराम से आज चैन की सांस ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आखिरी में जाते जाते मैं चाहता हूँ युवाओं के नाम आप कोई अच्छा सा एक संदेश दें। 18 साल, 17 साल, 18 साल का युवा जो आजकल गन कल्चर को बड़ा अट्रैक्ट होता है, फिल्मों में भी आजकल आप देखेंगे, गानों में भी वो गन से लहराते हुए जा रहे हैं लोग बाग, उनको बड़ा वो लगता है कि यार हाँ, दुनिया ये क्या ज़बरदस्त ठाठ है, क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है। जाते जाते कोई एक संदेश। देखिए शर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है,
इसको बहुत अच्छे से आप जिएं, जिससे आप अपना, अपनी सोसाइटी का, परिवार का, देश का नाम रोशन कर सकें। 15, 16, 17, 18 साल की जो एडोलसेंट एज है, जो मैंने जेल्स के अंदर भी देखा, क्रिमिनल्स का मोडस ऑपरेंडी है इस एज ग्रुप के बच्चों को यूज़ करना। तो ऐसी गलत एक्टिविटीज़ में ना रहें, अपने परिवार को अपना दोस्त बनाएं, अच्छे सर्कल में रहें, अपना एक टारगेट लेकर चलें, अपने ऑब्जेक्टिव आप सेट करें, गलत चीज़ों से दूर रहें, नशे से दूर रहें, अपनी बॉडी से आप प्यार करें, जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यहाँ पर अपना कीमती बेशकीमती समय देने के लिए। और ईश्वर करते हैं कि आप लोग तंदुरुस्त रहें और इसी तरह देश की सेवा कर सकें, और हमें आप पे गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय हिंद। आज के पॉडकास्ट के लिए दीपक जी को स्पेशल धन्यवाद। सारी की सारी टीम एक बार दीपक जी का धन्यवाद करे, और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगले किसी और पॉडकास्ट में किसी और शानदार शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए सोनू शर्मा शो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।